नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प है। एक नाम बिहार की राजनीति और राजनीतिक समीकरण की दिशा बदल रहा है और चुनावों को दिलचस्प बना रहा है। ये नाम है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का नाम राजनीति में नया है, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। यही वजह है कि उन्हें चुनावों का चाणक्य कहा जाता है। हाल ही में पीके ने एक सभा के दौरान दावा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार के सारण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा सपना इतना छोटा नहीं है। मैंने 10-10 मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। आज मैं सीएम बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सुनिए पीके ने क्या कुछ कहा। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भाई ये आदमी इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? वोट मंगवे नहीं किया, पैसा चंदा लिया नहीं, तो ये काहे इतना मेहनत कर रहा? कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एक तो नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो 10 कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें प्रशांत किशोर ने सीएम बनाया है और कैसे? इसे जानने के लिए हमें प्रशांत किशोर के शुरुआती जीवन में जाना होगा। प्रशांत किशोर का जन्म वर्ष 1977 में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई बिहार के बक्सर जिले में हुई। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अपने करियर की शुरुआत में वे एक प्रशिक्षित पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में पहचाने गए और इसी क्षमता में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम किया। उनकी पहली नियुक्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी और बाद में वे बिहार लौट आए। बताया जाता है कि इसी दौरान वे कुछ समय के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी कार्यरत रहे। इसी कार्यकाल में जब वे कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये मुलाकात वर्ष 2011 में हुई, जब प्रशांत किशोर अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कार्यरत थे। नरेंद्र मोदी को उनके प्रेजेंटेशन ने प्रभावित किया और यहीं से प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ दी और गुजरात सरकार के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक ब्रांड मैनेजर की भूमिका निभाई। इस तरह राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार बने। इसी दौरान उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक रखा गया। ये संस्था विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने और प्रचार अभियान चलाने का काम करती है। आज आईपैक देश की सबसे प्रभावशाली चुनावी कंसल्टिंग एजेंसियों में से एक है और प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में पेशेवर रणनीति और डेटा आधारित चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले अग्रणी चेहरों में गिने जाते हैं। इस दौरान उन्होंने कई पार्टियों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई। पीके ने जिन नेताओं के लिए चुनाव की रणनीति बनाई, उन्होंने चुनाव जीता। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कैग नामक एक पेशेवर टीम बनाई, जिसने मोदी के चुनाव प्रचार अभियान को व्यवस्थित और आधुनिक ढंग से संचालित किया। उन्होंने कई नवाचार किए, जैसे चाय पे चर्चा, 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया पर सशक्त अभियान और डेटा आधारित टारगेटिंग, जिससे मोदी की लोकप्रियता देश भर में तेजी से बढ़ी। इन रणनीतियों के चलते भाजपा को 2014 में अभूतपूर्व सफलता मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा को इस चुनाव में अकेले के दम पर 282 सीटें मिली, जो पिछले 3 दशकों में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। प्रशांत किशोर ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे।
उन्होंने बीजेपी की आक्रामक रणनीति के मुकाबले सामाजिक समीकरणों को जोड़कर एक मजबूत जनाधार तैयार किया। नतीजतन महागठबंधन को भारी बहुमत के साथ जीत मिली और नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाद में 2020 में भी उन्होंने जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को चुनाव जिताने में मदद की। बिहार की राजनीति में एक वक्त ऐसा भी था जब प्रशांत किशोर की कार्यकुशलता और राजनीतिक कौशल को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का उपाध्यक्ष बना दिया था, लेकिन अब दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई। उस समय राज्य में अकाली और भाजपा गठबंधन के खिलाफ नाराजगी थी और उन्होंने अमरिंदर सिंह को राजा साहब की छवि के साथ पेश किया। हर घर रोजगार जैसे नारे और घर घर संपर्क अभियानों ने कांग्रेस को जीत दिलाई और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर ने 2019 में कर्नाटक में वाईएसआर कांग्रेस के लिए बेहद संगठित और जमीनी रणनीति तैयार की। उन्होंने पदयात्रा लगभग 30 किलोमीटर के माध्यम से जगनमोहन रेड्डी की छवि को एक जन नेता के रूप में स्थापित किया। ये रणनीति बहुत प्रभावकारी रही और 2019 के चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। 2019 में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनावी जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर ने बैकएंड में अहम भूमिका निभाई। इससे उद्धव ठाकरे को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। 2019 में प्रशांत किशोर ने झारखंड में झामुमो यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के लिए चुनावी रणनीति तैयार की। उन्होंने हेमंत सोरेन को एक युवा आदिवासी हितैषी नेता के रूप में पेश किया और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। नतीजतन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने आपके लिए डेटा आधारित कैंपेन और काम की राजनीति पर केंद्रित प्रचार तैयार किया। उन्होंने केजरीवाल फिर से जैसे नारे के माध्यम से आपकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली और केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की आक्रामक रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए यह चुनाव टीएमसी के लिए सबसे कठिन था। प्रशांत किशोर ने टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की, जिसमें बंगाल बनाम बहारी का नैरेटिव खड़ा किया गया। इसके अलावा दुआरे सरकार और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने जमीनी समर्थन मजबूत किया। नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी भारी बहुमत से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2022 में प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर आपके लिए काम नहीं किया, लेकिन उनकी पुरानी रणनीतियों का आपने इस्तेमाल किया। उनकी बनाई गई प्रचार शैली पर घर घर संपर्क और मुद्दा आधारित प्रचार को आपने अपनाया। नतीजतन पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत मिला और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। अब जानते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर कैसे किसी को चुनाव जिताते हैं। आईपैक की स्थापना 2015 में प्रशांत किशोर ने की थी। इससे पहले उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की टीम बनाई, जो आईपैक का शुरुआती रूप थी। आईपैक की टीम चुनावी रणनीति बनाती है। ये टीम किसी पार्टी या नेता के लिए पूरे चुनावी अभियान की योजना बनाती है, जैसे कि जनता की नब्ज पकड़ने के लिए सर्वे और डेटा कलेक्शन, प्रचार सामग्री, स्लोगन और नारे तैयार करना, सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट, उम्मीदवार चयन में इनपुट लेना और मुद्दों को जनता से जोड़ना। आईपैक की रणनीति जमीनी स्तर की जानकारी पर आधारित होती है। हजारों वॉलंटियर्स और फील्ड टीम जनता की राय इकट्ठा करते हैं, जिससे चुनावी निर्णय लिए जाते हैं और जीत की रणनीति तैयार की जाती है। उनकी रणनीतियां डेटा आधारित होती हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर जनता की नब्ज को पहचान कर प्रचार, संदेश और संगठन की संरचना को तैयार किया जाता है। 2021 के बाद प्रशांत किशोर ने खुद को आईपैक की नियमित गतिविधियों से अलग कर लिया। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पीके ने जन स्वराज के तहत पदयात्रा की शुरुआत की। बिहार के लगभग 38 जिलों की 5000 से ज्यादा गांवों का दौरा करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज बनाई। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के बाद पहली बार बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला सही साबित नहीं हुआ और चारों विधानसभा सीटों पर उनके उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 73 स्नातक स्तरीय विधान परिषद चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में पूरा जोर आजमा रहे हैं। वे सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9-10 मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं।
ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।